Good afternoon, beta. Our next topic is urban forms and structure. Urban form and structure means सिटी की कोई भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसका साइज, उसकी शेप, उसका फैलाव, उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन अर्बन एरिया. ठीक है. स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ पैटर्न और अरेंजमेंट. पैटर्न क्या है, रोड्स किस पैटर्न में है, हाउसिंग किस पैटर्न में है, उनका अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रीट्स किस तरीके की हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो कैसी हैं, खुला स्पेस है या नहीं है तो कितनी मात्रा में है. यानी कि लैंड यूज़ का स्ट्रक्चर, अर्बन एरिया में किस तरीके से लैंड का यूज़ हो रहा है और वो किस तरीके की उसकी शेप आ रही है, कैसा उसका साइज़ आ रहा है, वो कितने एरिया में फैला हुआ है. इट मीन्स अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिटीज़. आप लोगों की बुक्स में ये चैप्टर है अच्छे से, आकारिकी. ठीक है, नगरीय आकारिकी, अर्बन मॉर्फोलॉजी मीन्स द अर्बन फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर. सिर्फ आपका हेडिंग चेंज है, आपके टॉपिक का नाम जो है वो थोड़ा सा घुमा के दे रखा है. आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, चाहे मॉर्फोलॉजी के फॉर्म में आए, चाहे अर्बन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में आए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्बन फॉर्म में आप लोगों को सिटी का साइज, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन देना है और उसके पार्ट्स देने हैं. और अर्बन स्ट्रक्चर में आपको पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक कि एक एक ब्लॉक, जैसे मैं कहूँ सेक्टर 14 कैसे डेवलप हुआ, सेक्टर 15 कैसे डेवलप हुआ, जटवाड़ा कैसे डेवलप हुआ, या जो आपके जो ये है गंदा नाला और उसके सराउंडिंग में जो कॉलोनीज़ हैं वो कैसे डेवलप हुई. तो इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने जो है मार्केट एरिया कैसे सेलेक्ट हुआ, ये जो है ये हैं ब्लॉक्स आपके. और इनके बीच में स्ट्रीट्स और इनकी जो इन ब्लॉक्स में जो बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसे है, और जो हमारी प्लानिंग का पार्ट है या नहीं है, ओपन स्पेस पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, ये अवेलेबल हैं या नहीं है, ग्रीन बेल्ट अवेलेबल है या नहीं है, उस तरह की जब बात हम करते हैं तो वो हमारी क्या हो रही है, अर्बन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ठीक है, क्लियर हो गया ये. उसके बाद बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नगरों के बारे में, नगरों की मॉर्फोलॉजी के बारे में. बातें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे हम लोगों को ये काम करना है. तो सबसे पहले बात आती है, इसमें आप लोगों की 3 थ्योरीज आएंगी. ठीक है, सबसे पहले आएगा कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी. बर्गेस की है, 1923 में दी थी. ध्यान से सुनो, 1923 में बर्गेस की कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी. सेकंड है आपकी होमर हॉइट ने दी है 1939 में सेक्टर थ्योरी. ओके, देन थर्ड है 1945 में हैरिसन उलमैन ने दी है मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी. नाम से ही पता लग रहा है और कुछ डायग्राम से पता लग रहा है कि जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी. ये जो है किसने दी है, आपको फिर से बता रही हूँ, बर्गेस ने दी है 1923 में. फिर ये मॉडल नगरों का जो कार्यिक कटिबंध प्रस्तुत करता है, यानी कि फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है कि कौन सी जोन में किस तरह के जो हैं काम किए जा रहे हैं, उसको दिखाता है. इसके सेंटर में एक वर्ड यूज़ होगा CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे आपका पूरा मेन मार्केट एरिया है वो. फिर है रेजिडेंशियल एरिया, आप लोगों के जो टर्म्स यूज़ होंगी. फिर इंडस्ट्रियल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एजुकेशनल एरिया, कल्चरल एरिया और अदर. फिर आएंगे आपके ओपन स्पेस, ये सब इसमें है. नगरों के विकास के साथ साथ नगर की भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज़. अब आ गया आपका स्ट्रक्चर में परिवर्तन और विस्तार होता है. यानी अर्बन एरिया क्या है, डायनामिक है. उसको आप लोग, उसके लिए आपको स्टडी की अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी, टेम्पोरल चेंज वाली, यानी कि उसमें डायनामिकली चेंज होता है, वो डायनामिक है, वो चेंज है, मोबिलिटी है उसमें. नगरीय कार्यात्मक आकार की भूमि उपयोग को ही प्रकट करती है. अतः नगरीय आकारिकी के विकास से संबंधित इन सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत और नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत के नाम से भी संबोधित करते हैं. नगरीय विकास या संरचना से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत हैं. सबसे पहला है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी.
नगरों के आंतरिक संरचना विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के सामान्यकरण का यह पहला सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जिसको सबसे पहले किसने दिया है, यूएसए के प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्गेस ने 1923 में किया था। बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी वॉन थ्यूनेन का जो एग्रीकल्चर मॉडल है, वॉन थ्यूनेन का लोकेशनल थ्योरी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसका बेस है। बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी के अनुसार नगरों के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र जितने भी फंक्शनल जोन्स हैं वो सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर में पाई जाती हैं। किसके अकॉर्डिंग? बर्गेस के अकॉर्डिंग। नगरीय विस्तार के साथ साथ जैसे जैसे अर्बन एरिया की डेवलपमेंट होती है, बाहर की तरफ वो फैलता है, वैसे वैसे ये जो जोन्स हैं ये भी बाहर की ओर खिसकती जाती हैं, केंद्र से सेंटर टू आउटर एरिया, सेंटर टू पेरिफेरी, बाहर की तरफ फैलती जाएंगी। और लेकिन इनकी जो सीक्वेंस है, इनका जो क्रम है वो परिवर्तन नहीं होता। बर्गेस ने कतिपय अपवादों को छोड़कर अमेरिकी नगरों के सामान्य रूप से 5 कॉन्सेंट्रिक जोन मानी हैं, जिनके माध्यम से नगरों के विकास को भली भांति समझा जा सकता है। उनके अनुसार नगर के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 जो हैं वो फंक्शनल जोन्स पाई जाती हैं। पहली है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, सॉरी इसमें आएगा, फर्स्ट है आपका CBD केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सेकंड है ट्रांजिशन जोन जिसमें आपकी फर्स्ट की और सेकंड की दोनों की क्वालिटी मिलेंगी, थर्ड जो है स्वतंत्र श्रमिकों का आवास क्षेत्र, फोर्थ है बेहतर आवासीय क्षेत्र रेजिडेंशियल एरिया, और फिफ्थ है कम्यूटर्स जोन अभिगम्यता क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट है CBD, सेकंड है ट्रांजिशन जोन, थर्ड है लेबर का रेजिडेंशियल एरिया, फोर्थ है बेटर रेजिडेंशियल एरिया, और फिफ्थ है कम्यूटर्स जोन। फर्स्ट जो है CBD, इसकी क्वालिटी क्या होंगी, देखो इसको ध्यान से समझना। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, नगर के केंद्रीय भाग में स्थित कार्यात्मक क्षेत्र को केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो एरिया आपके सेंटर में रिलेट करता है, बिल्कुल सेंटर में है और वहाँ पे ट्रेड होता है, उसे हम केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहते हैं। बर्गेस की मान्यता है कि CBD की स्थिति अधिकांशतः नगरों के बिल्कुल सेंटर में या मिड में पाई जाती है, जो व्यापारिक, सामाजिक और नगरीय जीवन और यातायात का केंद्र होता है। ये जो सेंटर है ये क्या है, यहाँ पे ट्रेड, सोशल और नागरिक जीवन, सिटीजन लाइफ, और जो यातायात का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये सेंटर है। इन्होंने इस कार्यात्मक क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, डाउनटाउन या फुटकर व्यापार यानी कि आपके रिटेल जो है, और सेकंड है थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड। 2 तरह का हो गया, जहाँ से आप दुकान से छोटी छोटी चीज़ें जाके भी खरीद सकते हैं, मतलब आपने एक पेंसिल भी खरीद ली, एक पेन भी खरीद लिया। एक होलसेल की दुकान है जो आपको बल्क में सामान देता है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके या सिंगल चीज़ें नहीं बेचते हैं। तो फुटकर व्यापार क्षेत्र, इसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का हृदय स्थल या हार्टलैंड कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभागीय स्टोर्स, दुकानें, बैंक, क्लब, थिएटर, होटल आदि के साथ ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यानी कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे इनके ऑफिसेज होते हैं। छोटे नगरों में ये विभिन्न क्रियाएं जैसे मिले जुले रूप में पाई जाती हैं, और बड़े नगरों में इसमें भी सेंटर में भी उनका डिवीज़न मिलता है कि इस तरफ ये मिलेगा सेंटर में और इस तरफ ये मिलेगा, यहाँ पे सारे थिएटर मिलेंगे, यहाँ पे सारी दुकानें मिलेंगी, इस तरीके से। फिर सेकंड है इसी के अंदर होलसेल। बर्गेस के अनुसार होलसेल के चारों ओर जो आपका रिटेल थी, रिटेल के चारों ओर आपको मिलेगा थोक व्यापार का क्षेत्र, जहाँ पर बड़े बड़े स्टोर, मंडी, थोक व्यापार से संबंधित भवन पाए जाते हैं। अब अपने जो कॉलेज है उसके सराउंडिंग में देखो आपको मंडी दिखाई दे रही है, उससे बस स्टैंड के साथ में आपको जो है थोड़ी सी दूरी पे आपको सब्जी मंडी दिखाई देती है। इसी तरीके से क्लॉथ मार्केट जो है वो बस स्टैंड के पास दिखाई दे रही है, और रिटेल मार्केट आपको कच्चे क्वार्टर की तरफ दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये आराम से दिखाई देगी। इस पेटी में थोक व्यापार की प्रधानता होती है। पोर्ट जो सिटी होती हैं, यानी पोर्ट जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, इनमें पत्तन संबंधी कार्य थोक विक्रय कार्यों से मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है बेटा ट्रांजिशन जोन।
बर्गेस ने अपने जो कंसेंट्रिक लेयर है उसमें केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के चारों ओर आवासीय अपकर्ष या अवनति की मेखला स्वीकार किया। उसने कहा कि जो मार्केट एरिया है उसके एकदम साथ साथ जो है आपको आवासीय क्षेत्र नहीं मिलेगा, वो जो है रेजिडेंशियल एरिया के लिए सेंटर फ्यूगल फोर्स का काम करता है। लेकिन इस पेटी में द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के आवासीय भवन होते हैं और कहीं कहीं जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान और हल्के उद्योग धंधे भी पाए जाते हैं। यानी छोटे जो इंडस्ट्री होती है ना, बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो घरों में लगाई जा सकती हैं, जो दुकानों के ऊपर जो है थोड़े से एरिया में ही लग जाती हैं, जैसे बेकरी हो गई, इस तरीके की इंडस्ट्रीज, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक जो सामान को असेंबल करने का काम होता है, या फिर जैसे आपकी साइकिल्स हैं उनको असेंबल करने का काम होता है। ये इस तरह की जो दुकानें हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। हल्के उद्योग धंधे पाए जाते हैं। कमरे वाले भवन इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यानी कि जो लोग इन मार्केट में दिन के टाइम काम करते हैं और वो ज़्यादा दूरी का खर्च नहीं दे सकते और भीड़े और थोड़े छोटे छोटे कमरों में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, फिर ध्यान से देखोगे तो इसमें मिलेगी आपको मेल माइग्रेटेड पॉपुलेशन मिलेगी यहाँ पे रहने के लिए। या फिर ऐसे लोग जैसे मैं कहूँ कि कच्चे क्वार्टर के आउटर साइड में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों की जो एक कच्चे क्वार्टर जो है वो मेन गली वाला एरिया, उसके बाद जो आपकी सेकंड गली और जो थर्ड गली उसके सराउंडिंग में स्टार्ट होती है दोनों तरफ पैरेलल, वहाँ पे आपको पंजाबियों के, उन्हीं लोगों की जिनकी वहाँ पे दुकानें हैं, उन्हीं के छोटे छोटे घर मिलेंगे। तो ये वो हैं जो अपने रेजिडेंशियल एरिया को कॉमर्शियल एरिया में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अपना रेजिडेंशियल एरिया इन्होंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, कमरों वाले भवन इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। यहाँ उच्च किराए के भवन बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब बहुत कम किराया होता है। और यहाँ इस पेटी में कहीं कहीं स्लम्स जैसा भी पाया जाता है, जो निर्धनता, बीमारी, अपराध और पतन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। सामाजिक प्रदूषण की दृष्टि से यह नगर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ पे स्लम्स होती हैं वहाँ पे सोशल क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र नगर का सामाजिक प्रदूषण की दृष्टि से। संक्रमण क्षेत्र की आंतरिक पेटी में सामान्यतः व्यापार और हल्के उद्योग धंधों की प्रमुखता पाई जाती है, और इसी के बाहर वाले एरिया में जो है बस्तियों का क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ से उच्च वर्गीय और संपन्न लोग स्थानांतरित होकर तीसरी और चौथी पेटी में चले जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जिनका भी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जाती है वो लोग जो है माइग्रेट करके आउटर एरिया में चले जाते हैं। फिर स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र। थर्ड, बर्गेस ने अपने मॉडल में तृतीय पेटी को प्रमुख रूप से कारखानों आदि में काम करने वाले व्यक्तियों का निवास स्थान बताया है। इस पेटी में प्राय द्वितीय पेटी से स्थानांतरित होकर आए हुए लोग निवास करते हैं। इसमें मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो रहेंगी बेटा, मिडिल क्लास फैमिलीज। थोड़ी सी जो कॉलोनी है, कॉलोनियाँ हो जाएंगी वो आपका, ना तो जो है मार्केट एरिया वाला और जो अनप्लैंड एरिया है उसकी तरह वहाँ पे भी नहीं है, और बिल्कुल प्लैंड एरिया भी नहीं है जैसे आपके आउटर एरिया में मिलेंगे। तो जो आपकी कॉलोनीज जिनको हम कहेंगे लोकल कॉलोनी, यानी कि अनप्लैंड अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं ये वो होंगी। जो अपने कार्यस्थल के समीप ही रहना चाहते हैं। अधिकांश अमेरिकी नगरों में इस पेटी की जनसंख्या में आवासीय लोगों की द्वितीय पीढ़ी की जनसंख्या सामान्यतः अधिक पाई जाती है। अब है नेक्स्ट, जिसमें मिडिल क्लास के अपर लोग जो हैं वो रहेंगे। उच्च, इस पेटी में अधिकांशतः ऊंचे और मध्यम वर्ग के लोगों के आवासीय भवन पाए जाते हैं। इस जोन में छोटे व्यापारियों, अधिकारियों, कार्यालय सहायकों, विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न लोगों के निवास होते हैं। अधिकांशतः आवासीय भवन एक ही परिवार के लिए होते हैं। उच्च श्रेणी के कमरों वाले भवन तथा आवासीय होटल इस पेटी की विशेषताएं हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के कमरों वाले भवन यानी कि अब आपको 2 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर वाले घर जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगे, और जो है होटल्स भी आपको दिखाई देंगे, पीजी भी इस एरिया में दिखाई देंगे।
कुछ स्थानों पर बढ़ते महत्व वाले व्यापारिक उपकेंद्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देखोगे कि जो लोकल कॉलोनीज़ हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री है, यानी कि जो मेन रोड के साथ लगते हुआ एरिया है, वहाँ पे मॉल और जो थिएटर्स हैं वो खुलने लगते हैं। और जैसे अगर मैं कहूँ बस स्टैंड के पास अगर आप लोग मंडी तक जाएंगे तो पहले आपको मिलेगी फूड की दुकानें, उसके बाद मिलेंगी आपको मीट और एग की, उसके बाद मिलेंगी आपको बीज भंडार की दुकानें, उसके बाद मिलेंगी आपको थोक की दुकानें। आप एक सीक्वेंस में दुकानों को देखते जाएंगे तो उसके सराउंडिंग में जो घर मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे, उसके सराउंडिंग में जो कॉलोनीज़ होंगी उसके बैक साइड में, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा। नेक्स्ट है बेटा अभिगम्यता क्षेत्र। इसमें आप लोग देखोगे एल्डिगो, ओमैक्स, टीडीआई, आउटर एरिया या फिर ग्रीन वैली, इस तरह की जो कॉलोनीज़ जो आपकी सिटी से बिल्कुल बाहर हैं, जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हैं, जो बिल्कुल नई हैं और बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन रहेंगे? जिनकी इनकम अच्छी है, हाईली इनकम्ड, उच्च श्रेणी के लोग, और जो लोग दिन में कम्यूट करके जो है सिटी के हार्टलैंड में भी आ सकते हैं या फिर दूसरी सिटी में भी कम्यूट करके जा सकते हैं। ठीक है, डेली माइग्रेशन होगा इनका सिर्फ काम के लिए। हर सीबीडी में आएंगे, काम करेंगे, इनके पास अपना व्हीकल होगा, उस व्हीकल से आएंगे और उसी से चले जाएंगे। ठीक है, नगर की सीमा के बाहर स्थित इस पेटी को अभिगम्यता पेटी कहा जाता है, जहाँ से लोग नगर में कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन नगर में आते हैं फिर लौट जाते हैं। इस पेटी में प्रमुख यातायात मार्गों के सहारे कहीं कहीं उच्च श्रेणी के आवासीय भवन स्थित होते हैं। आवासीय उपनगर इस पेटी में पाए जाते हैं, जहाँ के लोग प्रतिदिन कार्य करने के लिए नगर को जाते हैं और विश्राम के लिए पुनः अपने घर लौट आते हैं। बर्गेस के अनुसार विभिन्न जो ये जोन्स हैं उनकी स्थिति स्थायी या स्थिर नहीं होती, बल्कि नगर की जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ इन पेटियों का भी बाहर की ओर विस्तार या स्थानांतरण होता जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये कार्यात्मक पेटियां बाहर की ओर क्रमशः स्थानांतरित होती जाती हैं। अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। बर्गेस के सकेंद्रीय वलय सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेवी के इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। उनकी आलोचना का प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। सबसे पहले है, विश्व के अधिकांश नगरों में कार्यात्मक क्षेत्र सकेंद्रीय मेखला के रूप में नहीं पाए जाते। ठीक है, फंक्शंस जो हैं वो आपको कॉन्सेंट्रिक जोन में नहीं मिलती। डेवी के अनुसार नगरों के विकास क्रम में कोई सार्वभौमिक प्रतिरूप, कोई ऐसा पैटर्न हर जगह अप्लाई नहीं होता जो एक भी सिटी का हो और उसे हम आइडियल रूप में मान लें। ठीक है, सेकंड है, बर्गेस ने माना कि जो कंसेंट्रिक जोन्स हैं वो डेवलपमेंट के साथ साथ बाहर की ओर फैलती हैं, लेकिन इनकी तो सीक्वेंस और इनका सीक्वेंस बना रहेगा, जबकि बिहेवियर वाइज ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कार्यात्मक क्षेत्र अपनी पुरानी स्थिति का परित्याग नहीं करना चाहता। थोक विक्रेता होलसेल के अधिकांश क्षेत्र सीबीडी की एक ही दिशा में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कहूँ कि अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारा सीबीडी है वो सोनीपत का जो सीबीडी है वो क्या होगा, पुराना सीबीडी है आपकी गुड़ मंडी, अनाज मंडी और इस तरफ। ठीक है, नया सीबीडी हो गया बस स्टैंड से लेकर और सुभाष चौक तक का एरिया, जिसमें आपका पूरा का पूरा गीता भवन चौक और पूरा आपका कच्चे क्वार्टर ये वाला एरिया आता है। यानी कि अब सिटी का तो सीबीडी भी चेंज हो रहा है डेवलपमेंट के साथ। और साथ में अगर हम थोक व्यापार की बात करें तो पहले थोक व्यापार हो रहा था हमारा किस तरफ हो रहा था, मंडी की तरफ हो रहा था। वहाँ से होलसेल में सामान खरीदा जाता था, वहीं से कपड़े खरीदे जाते थे, वहीं से बर्तन खरीदे जाते थे। आज के टाइम पे होलसेल कहाँ हो गया है, क्लॉथ मार्केट में हो गया है, और फिर आउटर में आपके मुरथल रोड की तरफ हो गया है। इस तरफ जो है आपकी होलसेल की दुकानें मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको जो खरीदनी है। फिर है थोक विक्रय के क्षेत्र अधिकांश केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के एक ही दिशा में स्थित होते हैं, जहां सामान उतारने और चढ़ाने की अधिक सुविधा उपलब्ध होती है। जबकि जो सीबीडी वाला एरिया होगा उसकी तो स्ट्रीट्स नैरो हो जाएंगी, भीड़ी हो जाएंगी, दुकानों का साइज जो है वो भी भीड़ा होता है, अनप्लैन्ड एरिया होता है। इसी प्रकार जो कारखानों की स्थिति है वो आपके कहाँ होगी,
जो वहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट के जो नेटवर्क है वो अच्छा होगा, जो मेन हाईवेज जो है उनके साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, ना कि कॉन्सेंट्रिक बेल्ट में मिलेगा। बर्गेस ने अपने सिद्धांत में आधुनिक वृहद लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया, केवल जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही दिखाया है। नगर की एक प्रमुख क्रिया होते हुए भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अवहेलना बर्गेस के इसमें कॉन्सेंट्रिक जोन में हुई है, जो कि गलत है। और जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी आपके सिटी के आउटर एरिया में, जहाँ पे आपके ये बताए गए हैं ना अभिगम्यता क्षेत्र, उसके आसपास जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये आप लोग देख सकते हो, इधर जो है पूरा एरिया ओमेक्स और एल्डिको का डेवलप हो रहा है, जबकि आप इधर देखोगे ये निदान की तरफ, निदान हॉस्पिटल है, श्री जी स्कूल है, इस तरफ आपको आपकी HSIDC की पूरी बेल्ट दिखाई देगी, जिसमें आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर है निम्न श्रेणी के आवास प्राय औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी और जहाँ पे परिवहन कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल होगा। और मध्यम उच्च श्रेणी के आवास सामान्यतः नगर के विभिन्न भागों में बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। इस प्रकार आवासीय क्षेत्रों के लिए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो है वो उपयुक्त नहीं है। इन आलोचनाओं के होते हुए भी नगर की डेवलपमेंट का जो स्वरूप है, जो एक फेस हमें दिखाने को मिलता है, वो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्य है। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के पक्ष में जो तर्क हैं, सबसे पहले है फुटकर व्यापार क्षेत्र नगर के केंद्र या हृदय स्थल में स्थित होते हैं। ठीक है, रिटेल वाला प्रदूषण युक्त क्षेत्रों का विकास इसी के पास होता है। ठीक बात है, स्लम्स भी यहीं पे होंगी। निर्धन लोगों के आवासीय क्षेत्र की स्थिति CBD के पास और उससे संलग्न बिल्कुल अटैच होती है। उच्च आवासीय क्षेत्र नगर के बाहर की ओर अपेक्षाकृत दूरी पर पाए जाते हैं। नगरीय प्रवणता के अध्ययनों से प्रमुख फुटकर व्यापार क्षेत्र के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक जोन्स और नगरीय संरचना की संभावना का ही संकेत मिलता है। विभिन्न नगरों के सामाजिक आंकड़ों के मानचित्र भी समान तथ्य का ही समर्थन करते हैं। यद्यपि समान स्थानीय असमानताएं, जो स्पेशल जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं, वो कंसेंट्रिक जोन की समरूपता का खंडन करती हैं, फिर भी ज़्यादातर नगर कम से कम स्थूल रूप से, यानी बेसिक जो है स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, वो बर्गेस के पैटर्न को ही, अर्बन पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। उल्लेखनीय है कि बर्गेस का सिद्धांत लगभग 80 वर्ष पुरानी अमेरिकी नगरीय दशाओं पर आधारित था। इनमें से कुछ दशाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, बहुत पुराना है, और बढ़ते हुए जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और लैंड यूज जो चेंज हो रहा है, उसको 3 डायमेंशनल विस्तार ने सेकेंद्रीय वलय की उपादेयता अवश्य कम कर दी है। मतलब अब इसकी यूटिलिटी कम हो गई है, इसलिए बदलते परिवेश में सिद्धांत में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि यह सिद्धांत नगरीय विस्तार प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। ठीक है बेटा,